गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस न्यूमेरिकल में गिवन क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले वो लिखिए। न्यूमेरिकल की इंग्लिश में गुम होने की ज़रूरत नहीं। द मैक्सिमम, ये डेंसिटी इन द कोर, ये सब इतना कुछ रीड करने की ज़रूरत नहीं। ये न्यूमेरिकल आपका फिर भी 2-2.5 लाइनों का है। इस न्यूमेरिकल को आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, बट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए हमेशा याद रखिएगा न्यूमेरिकल्स 4-4 लाइनों के आएंगे आगे आगे, तो वो इंग्लिश लाइन्स में गुम होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जो क्वेश्चन गिवन है वो लिखिए, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो लिखिए, 2 चीज़ें बस। तो यहाँ पे 1.2 है। नेक्स्ट 1.2 क्या है? मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। ये आ गया आपका मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। एंड डेंसिटी के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। डेंसिटी होता क्या है? देखिए डेंसिटी की जब भी बात होगी ना, तो डेंसिटी के साथ साथ में ना एरिया और वॉल्यूम भी एसोसिएट होगा। डेंसिटी की जब भी बात होगी, चाहे फ्लक्स डेंसिटी की बात हो, वाटर डेंसिटी की बात हो, एयर डेंसिटी की बात हो, ऑयल डेंसिटी की बात हो, डेंसिटी की जब भी बात होगी इन टर्म्स ऑफ एरिया या वॉल्यूम होगा। यहाँ पे कौन सी डेंसिटी की बात हो रही है? फ्लक्स डेंसिटी की। तो यहाँ पर आपका क्या एसोसिएट है? एरिया। अब डेंसिटी होता क्या है? ये फ्लक्स डेंसिटी, वाटर डेंसिटी, इसके साथ ये एरिया क्यों एसोसिएट होगा? मैं कहता हूँ मेरे पास एक मैग्नेट है, ये आ गया मेरा मैग्नेट, इसका बहुत फ्लक्स है, इसका फ्लक्स बहुत है। मैं यार मुझे तो महसूस नहीं हो रहा, मैं इस मैग्नेट से 100 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ, तो कितना फ्लक्स है मैं तो नहीं महसूस कर सकता कुछ भी। तो उसकी डेंसिटी कितनी है इसके फ्लक्स की, वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर अंदर कितनी, रीच के अंदर अंदर कितनी डेंसिटी है उसके अंदर डिफाइन करेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि इसकी बहुत फ्लक्स है, बहुत फ्लक्स है, कितना फ्लक्स है, कितने एरिया में इसके फ्लक्स का कितना असर रहता है। तो उस तरह से हम बात करेंगे कभी भी फ्लक्स की। आपका मैग्नेट है जी, मैंने बहुत बड़ा मैग्नेट बनाया, बहुत ज़्यादा असर क्या, इसका बहुत फ्लक्स है, बहुत फ्लक्स है, कितना फ्लक्स है। आप अमेरिका में बैठे हो, मैं इंडिया में बैठा हूँ, मैं आपके उस मैग्नेट का असर नहीं महसूस कर सकता, तो कितना फ्लक्स है। तो फ्लक्स की जब भी बात करनी है उसकी स्ट्रेंथ की, तो एक डेंसिटी की बात करेंगे, कितने एरिया में उसका फ्लक्स का कितना असर है, कितने एरिया में, तो कुछ फ्लक्स की क्या वैल्यू है उसका भी मतलब बनेगा। तो इसलिए जब भी डेंसिटी की बात होती है तो एरिया या वॉल्यूम जरूर एसोसिएट होता है। तो फ्लक्स की भी यहाँ पे बात हो रही है, फ्लक्स डेंसिटी की बात हो रही है, तो एक मैग्नेट उसका कितना फ्लक्स है डिवाइडेड बाय एरिया, कितने एरिया में कितना फ्लक्स है उसका। तो डेंसिटी की जब भी बात होगी एरिया या वॉल्यूम एसोसिएट जरूर रहेगा। यहाँ पे हमें मैक्सिमम फ्लक्स की डेंसिटी गिवन थी, तो वो क्या हो गया, इसे हम डिनोट करते हैं फ्लक्स डेंसिटी को बाय BM। और फ्लक्स की डेंसिटी की बात हो रही है, कितना फ्लक्स, कितने एरिया में कितना फ्लक्स है। तो डेंसिटी था तो एरिया या वॉल्यूम जरूर एसोसिएट होगा। तो ये एक कॉमन टर्म है, वाटर की डेंसिटी, एयर की डेंसिटी, ऑयल की डेंसिटी, जब भी होगा एरिया या वॉल्यूम जरूर एसोसिएट होगा डेंसिटी टर्म के साथ। तो यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी था तो एरिया वॉज एसोसिएटेड, फ्लक्स की डेंसिटी की बात थी तो फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो इस तरह से आप डेंसिटी के फॉर्मूलाज को हमेशा याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या गिवन है आपको? EMF पर टर्न। EMF पर टर्न का मतलब हो गया आपकी प्राइमरी साइड पे वाइंडिंग्स हैं उसके 10 या 15 बार लपेटी हुई है प्राइमरी साइड पे, या सेकेंडरी साइड पे 20 या 25 बार लपेटी हुई है आपकी वाइंडिंग। तो इस तरह से आप मान लेते हैं प्राइमरी या सेकेंडरी साइड आ गई, ये वाइंडिंग आपकी लपेटी हुई है, आपकी प्राइमरी या सेकेंडरी कोई भी साइड। ये एक टर्न के अंदर कितनी वोल्टेज बन रही है, ये वो है 8 वोल्ट्स। एक टर्न के अंदर कितनी वोल्टेज बन रही है, सारी टर्न्स के अंदर क्यूमुलेटली 250 वोल्ट्स बन रहा है सारी टर्न्स के अंदर, या 3000 वोल्ट्स बन रहे हैं सारी टर्न्स के अंदर। प्राइमरी की बात हो रही है या सेकेंडरी की, डिपेंडिंग ऑन दैट। तो एक टर्न के अंदर कितनी वोल्टेज बन रही है, 8 वोल्ट्स, वो गिवन है यहाँ पे EMF पर टर्न। तो ये आ गया आपका EMF पर टर्न E1 बाय N1 या E2 बाय N2, 8 वोल्ट्स। ठीक है, ये पोर्शन आपको अभी तक न्यूमेरिकल में गिवन है। अब चलिए देखते हैं आस्क्ड पोर्शन क्या है, डिटरमाइन पोर्शन क्या है न्यूमेरिकल का, फाइंड पोर्शन क्या है न्यूमेरिकल का। तो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले इसी तरह से ब्रेक डाउन किया कीजिए। न्यूमेरिकल का गिवन पोर्शन लिखिए एक साइड पे, और न्यूमेरिकल का
फाइंड करने वाला पोर्शन, आस्क्ड पोर्शन लिख लिया एक साइड पे। उसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। पेपर में कई बार स्ट्रेस हो जाता है, कई बार स्टूडेंट्स वो इंग्लिश लाइन्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने की क्षमता हो भी, बट वो स्ट्रेस समझ पर आता कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, क्या पूछ रहे हैं, न्यूमेरिकल की लैंग्वेज में गुम हो जाते हैं। तो न्यूमेरिकल की लैंग्वेज में गुम होने की कभी भी ज़रूरत नहीं है। ये 2-2.5 लाइन का न्यूमेरिकल था, कई बार 4-5 लाइनों का न्यूमेरिकल होगा, तो न्यूमेरिकल्स की लाइन्स में गुम नहीं होना है। न्यूमेरिकल्स में सीधा एक्सट्रैक्ट कीजिए गिवन पोर्शन और आस्क्ड पोर्शन, ये आ गया आपका दोनों की दोनों चीज़ें। अब एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले पूछा N1 और N2 निकाल के दीजिए, तो देखिए कहाँ से निकल जाएगा। गिवन पोर्शन हमने यहाँ पे सेपरेटली लिखा, तो वहीं से देख सकते हैं E1 की वैल्यू गिवन है हमें और N1 की पूछी हुई है। तो न्यूमेरिकल की इंग्लिश में कुछ नहीं लिखा था, न्यूमेरिकल के गिवन पोर्शन में सब कुछ लिखा है कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, लिखिए E1 की वैल्यू 250 डिवाइडेड बाय N1, ये निकालने के लिए पूछा गया है, इक्वल टू 8। तो यहाँ से आपका N1 कितना बन जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 8, ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 31.25 टर्न्स। और हम इसे टर्न है तो आधा लपेटा थोड़ा कम लपेटा ऐसा कुछ नहीं होता, इसे हम कह देंगे ये 32 टर्न्स लपेटे हैं हमने प्राइमरी साइड पे। ठीक है, 32 टर्न्स आ गए। तो फिर क्वेश्चन कर सकता है 31.25 था, तो 31 अप्रॉक्सीमेट करना चाहिए था, 32 क्यों अप्रॉक्सीमेट किया है, तो इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर बाद। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि टर्न्स फ्रैक्शंस में हमारी वैल्यू 31.25 आई, तो मैंने 32 क्यों चूज़ किया, 31 क्यों नहीं चूज़ किया, ये थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करेंगे आपको। फिलहाल एक काम करते हैं, N2 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अब ये वाली इक्वेशन लीजिए, E2 बाय N2 8, E2 की वैल्यू लिखिए 3000 डिवाइडेड बाय N2 इक्वल टू 8, N2 इक्वल टू 3000 बाय 8, ये डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 375 टर्न्स। तो चलिए ये आ गया आपकी वैल्यू N2 की। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया न्यूमेरिकल में। N1 N2 हमने निकाल दिया, नेक्स्ट पूछा एरिया ऑफ द कोर। तो चलिए देखते हैं एरिया ऑफ द कोर कैसे निकाल सकते हैं। तो अभी ट्रांसफॉर्मर में हमने अभी तक कौन सी इक्वेशन देखी है, ट्रांसफॉर्मर की काफ़ी मशहूर और यूज़फुल इक्वेशन है, ये हम देख चुके हैं। इसकी हेल्प से देखते हैं कैसे निकलेगा। E1 की वैल्यू है 250, फ्रीक्वेंसी गिवन है 50, एंड देन φm को हम लिखेंगे फ्लक्स को इस तरह से BM इंटू एरिया ऑफ द कोर, जहाँ पे फ्लक्स की बात हो रही है, फ्लक्स कितना डेंस है एरिया के अंदर, कोर की एरिया के अंदर, वो आ जाएगा आपका A। देन यहाँ से हम एरिया निकाल लेंगे अपने कोर का, वो बन जाएगा आपका 250 डिवाइडेड बाय 4.44, 50, फ्लक्स डेंसिटी गिवन है 1.2, N1 हमने कैलकुलेट किया 32, तो ये आपका एरिया ऑफ द कोर आ जाएगा 0.03 मीटर स्क्वायर। ये डिवीज़न करेंगे जब आप, तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ द कोर। तो ये दोनों चीज़ें हमें जो न्यूमेरिकल में पूछी गई थी N1 N2 और एरिया ऑफ द कोर, वो निकाल ली। अब बात करते हैं, हमने कहा था कि हमारा N1 की वैल्यू 31.25 फ्रैक्शन आया, तो टर्न आधा होने का तो कोई मतलब नहीं है, टर्न कंप्लीट पूरे टर्न की ही मतलब होगी। तो टर्न कितना कंसिडर करें, इस फ्रैक्शन के नियर 31 पड़ रहा था, बट स्टिल वी सिलेक्टेड 32। तो मैंने कहा था आपको लेक्चर के एंड में इसे एक्सप्लेन कर दूंगा कि नंबर ऑफ टर्न्स 32 क्यों कंसिडर किए, 31 क्यों कंसिडर किए। तो चलिए उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए अगेन ये वाली इक्वेशन लीजिए, E1 आ जाएगा 250 इक्वल टू 4.44, न्यूमेरिकल पोर्शन आपका यहाँ ख़त्म हो गया। वो 31.25 का 31 क्यों नहीं लिया,
32 की है उस पर डिस्कशन हो रही है। तो ये आ गया 4.44, फ्रीक्वेंसी आ गई एफ, पाई एम को तोड़ के लिखिए बी एम इंटू ए, और ये आ गया आपका N1 कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी को भी कांस्टेंट मांगने, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी को भी कांस्टेंट माने अगर, तो आपका बन जाएगा ये 250 E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू N1, एरिया ऑफ द कोर मल्टीप्लाई बाय N1। अब अगर यहाँ पे टर्न्स की वैल्यू मैं कम रखूँगा तो आपको E1 वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए एरिया ऑफ द कोर बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं टर्न्स की वैल्यू 31 रखता हूँ तो मुझे अपना एरिया जो है कोर का वो थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं टर्न्स की वैल्यू बढ़ा दूँ तो मैं अपने ट्रांसफार्मर को थोड़ा स्मॉलर साइज में बना सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए हम टर्न्स की हमेशा हायर वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारा जो एरिया ऑफ द कोर है जो डिज़ाइन करना पड़े उसकी वैल्यू एरिया की थोड़ी कम भी चलेगी। एक टर्न एक्स्ट्रा लपेट लेंगे तो चलेगा, कम लपेट के एरिया बढ़ जाएगा तो ऐसा हम नहीं करते, ठीक है। टर्न्स की वैल्यू इसलिए ज़्यादा रख लेते हैं ताकि हमारे ट्रांसफार्मर का जो एरिया है वो थोड़ा कम रहे, थोड़ा छोटा ट्रांसफार्मर ही बने। तो इसलिए टर्न की हायर वैल्यू चूज़ कर लेते हैं व्हेन वी हैव टू सिलेक्ट बिटवीन 31 एंड 32।